हेलो फ्रेंड्स, बीबीजी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा आज आपके लिए वापस से दूसरा भाग लेकर आया हूं संविधान संशोधन का। हम यहाँ संविधान संशोधन के दूसरे भाग की बात कर रहे हैं। संविधान संशोधन के दूसरे भाग में हम देखने वाले हैं कौन कौन से संविधान संशोधन और हुए हैं हमारे संविधान में। हम 39th तक आ चुके, है ना। इसके आगे हम संविधान संशोधनों में बढ़ेंगे, है ना। इस वाले भाग में हम 42वें संविधान संशोधन से बात करेंगे और हम कहाँ तक जाएंगे, 91 के आसपास जाएंगे। 91 संविधान संशोधन तक के पहले तक हम पूरा पढ़ेंगे। इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। इसका थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे जिसमें हम 91 संविधान संशोधन से लेकर 104 जो भी लेटेस्ट संविधान संशोधन और उसके क्या क्या प्रावधान है उसमें तक चलेंगे और हम यहाँ पर इसको खत्म करेंगे। और इसका तीसरा भाग जो हम बनाएंगे, तीसरे भाग के आखिरी सेक्शन में हम क्या रखेंगे, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन रखेंगे और उसके फैक्ट पॉइंट्स रखेंगे कि संविधान संशोधन कौन से और उसमें सब सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चीजें हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा संविधान संशोधन का भाग 2। और इसमें सबसे पहले हमारा आता है दूसरा संविधान, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो था, इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या किया गया, संशोधन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, संशोधन में बता चुका था कि संशोधन क्या होता है इसके पहले। तो इसे क्या बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं। लघु संविधान क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा प्रावधान क्या किए गए, ऐड किए गए। सबसे ज्यादा प्रावधान इसी में ऐड किए गए। हमारे संविधान में सबसे बड़ा संशोधन किया गया आज तक तो 42वां संविधान संशोधन है। किसकी सिफारिश पर किया गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति बनी हुई थी स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में। और उस समिति ने जितनी भी सिफारिशें करी, है ना, उसके आधार पर जो संसद को ठीक लगा उस आधार पर संसद क्या करती गई, संविधान के कुछ कुछ बिंदुओं में संशोधन करती गई। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है 42वें संविधान संशोधन में सबसे पहले प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। ये पहला मौका था जब प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। यहाँ पर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता अखंडता तीन शब्दों को हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में जोड़ दिया गया। इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये तीनों हम पहले संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे, लेकिन वर्तमान में इन्हें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, नया भाग कौन सा जोड़ दिया गया, फोर्थ ए, है ना। फोर्थ ए, एक और नया भाग जोड़ दिया गया जिसमें क्या बोला गया, हमारे मौलिक कर्तव्य दे दिए गए। ठीक है, हमारे मौलिक कर्तव्य दे दिए गए। अभी मैं बताऊंगा मौलिक कर्तव्य क्या है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया जिसमें हमें क्या कर्तव्य करना चाहिए, हमारी संविधान के प्रति क्या निष्ठा रहती है ना, वो चीजें इसके अंतर्गत दी गई है। हाँ देखो, अब कैबिनेट की सलाह, ठीक है, कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। मतलब अब जो किसी मुद्दे पर कैबिनेट जो होती है मंत्रियों की, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, अदर मिनिस्टर्स होते हैं, यदि ये कोई सलाह देते हैं मिलकर, है ना, या फिर मंत्रिपरिषद कोई सलाह देती है तो उसे राष्ट्रपति को अब हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमारे प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा और ये बाध्यता हमारे संविधान में दे दी गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 1971 की जनगणना के आधार पर, है ना, वर्ष 2001 में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया। 1971 में जनसंख्या हुई थी। ये संविधान संशोधन कब हुआ, 76 में हुआ, 76 में हुआ। और 71 में क्या बोल दिया गया कि इसी जनगणना के आधार पर क्या कर दिया गया, 2001 तक कोई भी लोकसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके पहले हम 31वें संविधान संशोधन में देख चुके। इसके पहले हम 31वें संविधान संशोधन जो 1972 में हुआ था, ठीक है, उसमें हमने एक बात देखी थी कि यहाँ पर परिसीमन आयोग बनाया था। तो पहला परिसीमन आयोग क्यों होता है, परिसीमन आयोग सीटों के आवंटन के लिए होता है कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या के ऊपर कितनी सीट्स का आवंटन होगा, लोकसभा में भी, ठीक है, लोकसभा और विधान सभा में, है ना। अपनी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव में जो सीटों का आवंटन होगा किसी एरिया में, किस आधार पर होगा। ठीक है, दूसरा परिसीमन आयोग हमारा बना था 1963 में बनाया गया। तीसरा परिसीमन आयोग 73 में बनाया गया, 1973। चौथा परिसीमन आयोग 2002 में बनाया गया।
ठीक है। लोकसभा का परिसीमन 2026 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, लोकसभा का परिसीमन क्या कर दिया गया, किसके आधार पर, 1971 के आधार पर 2026 तक बढ़ा दिया गया। और राज्यों का परिसीमन किस आधार पर, 2001 के परिसीमन आयोग, है ना, परिसीमन आयोग जो 2001 की जनगणना हुई, 2002 में परिसीमन आयोग आया और उन्होंने क्या कर दिया, ये जो सीटें थी, है ना, वो एज इट इज बनी रहेगी किसके आधार पर, 2001 के आधार पर। कब तक, 2026 तक। 2026 तक मतलब लोकसभा की सीटें, यदि आपके क्षेत्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, एक सीट है, और जितनी जनसंख्या के ऊपर है ना, जनसंख्या के ऊपर जितनी भी सीटें हैं वो जनसंख्या के ऊपर बनी ही रहेगी, उतनी जनसंख्या के ऊपर रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं हम 42वें संविधान संशोधन की और भी बातें उनको देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। ठीक है, देखो संवैधानिक संशोधन को क्या कर दिया गया, यहाँ पर एक जुडिशल के ऊपर, मतलब हमारे न्यायालय के ऊपर एक पाबंदी लगा दी गई थी कि यहाँ पर संवैधानिक संशोधन को क्या कर दिया गया, न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। कि यदि कोई भी संविधान संशोधन होता, मतलब 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ भी अपने वक्तव्य नहीं दे सकते, अपने वक्तव्य नहीं दे सकते, क्योंकि अभी संविधान में ही संशोधन कर दिया गया है कि ये न्यायिक जांच से संवैधानिक संशोधन क्या हो गए, बाहर। लेकिन इसको आगे जाकर क्या कर दिया जाएगा, इस प्रावधान को हटा दिया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायिक समीक्षा रेट, ठीक है, दी हुई है। ठीक है, उसमें भी कटौती की गई। मतलब न्यायिक समीक्षा रेट क्या होती है, यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट के प्रकार बताए रखे हुए हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से, है ना, पेश किया जाए। परमादेश मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई आदेश जारी करता है। उत्प्रेक्षा निषेधाधिकार, किसी कार्य पर निषेध लगाना। अधिकार प्रच्छा, ठीक है, कोई अपने अधिकार से बाहर कार्य करता है या फिर अधिकारों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो इन रिटों पर भी कुछ कुछ पाबंदी लगाई गई। मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पावर थी, है ना, कि जो पावर थी उनको क्या किया गया, कम किया गया। क्योंकि अब ये किसके ऊपर नहीं, हाथ नहीं डाल सकते हैं, ये संसद के ऊपर हाथ नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि ये शक्तियां इनकी कम कर दी गई है। यदि हम रिट की बात करें तो किसकी रिट कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट की रिट कहाँ पर है, आर्टिकल 32 में। ठीक है, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट की है 226 में। अब यहाँ पर एक बात की जाए कि किसकी रिट ज्यादा पावरफुल है ना, किसकी रिट ज्यादा पावरफुल है, तो सबसे शक्तिशाली रिट किसकी है, हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की रिट में क्या है, ज्यादा प्रावधान है। और सुप्रीम कोर्ट की रिट में क्या है, प्रावधान कम है ना। ये एक निश्चित, जैसे मौलिक अधिकारों पर ही क्या कर सकती है, अपने संवैधानिक संशोधन कर सकती है। उसके अलावा ये संवैधानिक संशोधन, मतलब संवैधानिक आधार पर संशोधन नहीं, संवैधानिक आधार पर अपनी रेट जारी कर सकती है। कम कम आधार पर सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, और ज्यादा आधार पर हमारा हाई कोर्ट जारी कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ। लोकसभा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 5 से 6 वर्ष क्या कर दिया गया, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल ही बढ़ा दिया गया है। जो हमारी विधानसभा 1 2 3 4 5 वर्ष तक कार्य करती थी लोकसभा, उसमें एक और वर्ष ऐड कर दिया गया है कि अब ये कितने तक, 6 वर्ष तक कार्य करेगी। मतलब चुनाव कितने साल में होंगे, अब 6 साल के एरिया में चुनाव होंगे, 6 साल में एक बार चुनाव होगा। इस प्रावधान को भी आगे जाकर खारिज कर दिया जाएगा। अब यह व्यवस्था की गई कि डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निषेध तत्व के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। ये भी एक मुख्य प्रावधान हो गया हमारा, कि ऐसे प्रावधान की डीपीएसपी में कुछ प्रावधान बना दिए गए। जैसे राज्यों ने कुछ प्रावधान बनाए, तो वो प्रावधान क्या मौलिक अधिकारों को कम करते हैं। इन प्रावधानों, जैसे हमने कुछ भी बनाया, जैसे पंचायत बनाई, पंचायत को हमने कुछ शक्ति दे दी, ऐसी शक्ति दे दी जो मौलिक अधिकारों का कुछ हनन करती है, या फिर हम किसी क्षेत्र के आधार पर उसको कुछ शक्ति प्रदान कर देते हैं, है ना। तो क्षेत्रीय आधार पर यदि शक्ति प्रदान की जाएगी तो मौलिक अधिकारों को हनन नहीं माना जाएगा, है ना। ये इस वाले में किया गया। अब 42वां संविधान संशोधन लगभग बहुत बड़ा संशोधन तो था ही सही, लेकिन ये कुछ हद तक ठीक भी नहीं था, कुछ हद तक वहां पर ठीक भी नहीं था।
42वें संविधान संशोधन की और बात करते हैं हम। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्तियां दी गई। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां मतलब जैसे नक्सलवाद हो गया, हमारा नक्सलवाद हो गया, फिर उसके बाद टेररिस्ट अटैक हो गए। कहीं कहीं पर कुछ समूह है ना, कोई समूह बनाकर कोई ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे, तो उन सभी के लिए क्या किया गया है, संसद को विधि बनाने की, उनसे निपटने की शक्ति दे दी गई। ठीक है, ये कानून मौलिक अधिकारों को से प्रभावित नहीं होंगे, है ना। ये कानून जो बनाए जाएंगे मौलिक अधिकारों से प्रभावित नहीं होंगे। जैसे जीवन जीने का अधिकार, है ना, आपका फंडामेंटल राइट है जीवन जीने का। अब यदि कोई सी सेना कुछ व्यक्तियों को यहाँ पर क्या कर देती, खत्म कर देती है, तो वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि वो किस एक्ट के अंदर चल रहे हैं, इस नए वाले एक्ट के अंदर चल रहे हैं। तो ये भी एक हद तक क्या हो जाएगा, शक्तियां यदि बढ़ जाएगी तो तानाशाही आ सकती है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी प्रावधान कुछ आगे जाकर कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तीन नए नीति निर्देशक तत्व जोड़ दिए गए। यहाँ पर क्या किया गया, तीन नए नीति निर्देशक तत्वों को इसमें जोड़ दिया गया। 36 है ना, नीति निर्देशक तत्वों को जोड़े गए। ठीक है, सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। सबसे पहले क्या जोड़ा गया, सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। सामान्य रूप से न्याय प्रदान करें हम व्यक्ति को, और निशुल्क विधिक सहायता मतलब गरीब लोगों को विधिक सहायता मतलब उनको फ्री। जैसे आप पिटिशन फाइल करते हैं कहीं पर भी किसी भी एक्ट के, मतलब किसी भी मुकदमे में, तो उसके भी आपको पैसे लगते हैं। फिर उसके बाद आपको वकील करना होता है, उसके पैसे भी लगते हैं। जो कार्रवाई चलती है उसके पैसे लगते हैं। सभी चीज़ों का पैसा यहाँ पर लगता है। लेकिन यदि जो गरीब व्यक्ति, उनके लिए क्या कर दिया गया, निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई। आर्टिकल 39A यहाँ पर जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। ठीक है, कर्मकारों की जो सहभागिता है उसको सुनिश्चित करना। ठीक है, कायम है 43A में दिया होगा। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करना। ठीक है, वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करना, ये कब जोड़ दिया गया अपन ने, 48A में। 42वें संविधान संशोधन के आधार पर इसको जोड़ दिया गया है 1976 में। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हम लेकर आए थे 70s में। ठीक है, उसके बाद हमने पर्यावरण से संबंधित चीजों को आगे बढ़ाना शुरू करा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई। ठीक है, भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती थी। ठीक है, कौन कौन करेगा, ये जो मंत्री परिषद होती है ना, मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद किसको सलाह देगी, है ना, राष्ट्रपति को, है ना, राष्ट्रपति को बोलेगी, और राष्ट्रपति क्या कर देगा, राष्ट्रीय आपात किसी भी क्षेत्र में लगा सकता है। ये प्रावधान हमने इसके पहले वाले देखे थे, उसके अंदर उससे ही संबंधित है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति शासन की अवधि एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। पहले राष्ट्रपति शासन को कितना बढ़ाया जा सकता था, 6 माह, है ना। यदि किसी जगह पर जैसे जम्मू कश्मीर में यदि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, ठीक है, अब वो क्या हो गया, संसद, ये संसद हमारी बैठी हुई है, तो और संसद क्या कर सकती है, संसद एक बार में इसको पहले 6 माह बढ़ा सकती थी, फिर उसके बाद वापस से अगले 6 माह के लिए अनुमोदन चाहिए था। लेकिन इस प्रावधान को हटा के आगे क्या कर दिया गया है, 1 वर्ष कर दिया गया है। कि अब सीधे यदि यदि राष्ट्रपति शासन लगता है किसी जगह पर, तो वो सीधे 1 साल के लिए प्रभावी होगा, है ना। फिर अगले 1 साल में उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, कहाँ पर, हमारे संसद में, और संसद उसको सीधे सीधे क्या करेगी, 1 साल के लिए आगे बढ़ा देगी। ठीक है, किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार और शक्तियां दी गई, है ना। जैसे नक्सलाइट अटैक हो जाता है ना, नक्सलाइट अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, है ना, नक्सलाइट अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, ठीक है, और भी दूसरे इलाके में, तो वहां पर क्या कर सकती है, केंद्र सरकार सशस्त्र बलों को भेज सकती है और कार्रवाई कर सकती है। और यहाँ पर उनसे निपटने के लिए विधि के बारे में तो हमने यहाँ पर प्रावधान देख ही लिया, कि यहाँ पर विधि बनाने का वहां पर प्रावधान सौंपा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये हमारे क्या है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें 39A शामिल कर दिया गया। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 39A, सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता,
फिर उसके बाद 43A हमारा जोड़ दिया गया, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उसके बाद 48A जोड़ दिया गया, 48 का 48 का पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है बहुत, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, ये हमारे इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, ये हमारे इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे आर्टिकल 40 है ना, आर्टिकल 40 हो गया ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 42 हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के लिए। यहाँ पर आर्टिकल 45 है ना, यहाँ पर बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान कर दिया गया है। ये हमारा आर्टिकल 21A में भी शामिल है। ठीक है, शिक्षा से संबंधित अधिकार कहाँ पर है, 21A में भी है, 51A में भी हमारा शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा डीपीएसपी में राज्य के नीति निषेधक तत्वों में 45 आर्टिकल में दिया हुआ है, 21A में भी शिक्षा संबंधित है और 51A भी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व 49 भी हमारा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। जैसे हमारे जितने भी किले बने हुए हैं, है ना, हमारे किले बने हुए हैं, हमारी राष्ट्रीय धरोहरें बनी हुई है बड़ी बड़ी, जैसे हमारे सांची का स्तूप हो गया, इन सब की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है, हमारे राज्य की जिम्मेदारी है। और राज्य इनके लिए प्रावधान लेकर आएगा, कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाती है। आर्टिकल 50 भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका मतलब क्या हुई, हमारी हमारी कार्यपालिका है ना, संसद। संसद क्या है, हमारी कार्यपालिका जो कार्य करती है। और न्यायपालिका हमारी क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इन दोनों को क्या किया गया है, सेपरेट रखा गया है, इनके बीच में शक्तियों का विभाजन अलग तरीके से है ना। संसद अपनी जगह अलग कार्य करेगी और न्यायपालिका अपनी जगह अलग कार्य करेगी। ये दोनों एक दूसरे से मिलीजुली शक्तियों के आधार पर कार्य नहीं करते, है ना। कुछ हद तक ये संबंधित है, लेकिन ये अपनी अलग शक्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए इनका शक्तियों का पृथक्करण यहाँ पर दिया गया हुआ है। उसके बाद 51 भी हमारा इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा भारत। भारत ऐसा नहीं करेगा किसी भी युद्ध में, किसी युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा या फिर किसी भी युद्ध के लिए किसी देश को उकसाएगा, खुद आगे रहकर कुछ भी आगे रहकर नहीं करेगा जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को ठेस पहुंचे। ये प्रावधान भी हम करेंगे, है ना, हमारे संविधान में ये दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम 42वें संविधान संशोधन के कुछ और प्रावधान देख लेते हैं। 5 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में भेजा गया, है ना। 5 विषयों को राज्य सूची से किसमें शामिल कर दिया गया, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। जैसे शिक्षा, शिक्षा को शामिल कर दिया गया समवर्ती सूची में। मतलब अभी क्या हो गया, केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही हो गया, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगी इसके लिए और स्टेट गवर्नमेंट भी बनाएगी, है ना। वन वन संपदा, वन संपदा तक किसमें कर दिया गया, राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेज दिया गया। मतलब वनों के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कार्य करेंगे। वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल, न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों के गठन गठन एवं संगठन से संबंधित प्रावधानों को क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडलों में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति कर दी गई। कोरम क्या होता है, 1/10 होता है पूरे जितने भी लोग हैं, है ना। कितने लोग लोग होते हैं, है ना। जैसे लोकसभा है, लोकसभा में सभी लोग कितने लोग होते हैं, 545, 545। ठीक है, इसका 1/10 लोग यहाँ पर तो होने ही चाहिए, मतलब लगभग 55 लोग मौजूद होने चाहिए, तभी लोकसभा की कार्यवाही को शुरू किया जाएगा, अन्यथा इस कार्यवाही को शुरू नहीं किया जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, हमारा कोरम। तो कोरम की व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्ति कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन से। मतलब क्या हुआ, यदि अब 30 व्यक्ति भी आते हैं तो भी कार्रवाई कर ली जाएगी, है ना। 100 भी आते हैं तो भी कार्यवाही कर दी जाएगी, है ना। लेकिन कोरम होना जरूरी है। यदि इतने कम लोग उपस्थित होते हैं, 30 लोग उपस्थित होते हैं और यहाँ पर किसी बिल के ऊपर, किसी विधेयक के ऊपर चर्चा हो जाती है, और यदि विधेयक पर चर्चा हो गई, है ना, विधेयक पर चर्चा हो गई और वो पास हो गया, तो ये क्या जनता का फैसला होगा, नहीं, कुछ चुनिंदा लोगों ने ही इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। इसीलिए कोरम होना आवश्यक है, क्योंकि संसद में जनता के प्रतिनिधि बैठे हुए। ठीक है, अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई।
ठीक है। जांच के पश्चात दूसरे दूसरे चरण में प्रतिनिधित्व करने के किसी सिविल सेवक के अधिकार को हटाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया है ना, प्रस्तावित दंड के संदर्भ में। ठीक है, कोई भी अधिकारी जो गलती करता है उसके खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में प्रावधान है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। अब आप आते हैं अपन अनुसूची की तरफ। यहाँ पर हमने अनुसूची देखी थी। ठीक है, अब 7वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है ना। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या कर दिया गया है, विभाजन कर दिया गया है। इन विभाजन में अनुसूचियां शामिल की गई है, कितनी, तीन तीन अनुसूचियां शामिल की गई है। सर्वप्रथम हमारी अनुसूची होती है संघ सूची। संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या हो जाएगा, संघ के से संबंधित है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। यहाँ पर जितने भी नियम बनाएगी, कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, केंद्र, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1951 है ना, हमने डिक्लेयर करा सब कुछ, तब इसमें 97 क्या थे, सब्जेक्ट थे जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती थी। लेकिन अब इसके अंदर क्या हो गया, प्रावधान बढ़ गए, एक प्रावधान बढ़कर 98 प्रावधान हो गए। उसके बाद आते हैं राज्य सूची में। इस सूची पर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बनाएगी, इसके ऊपर राज्य सरकारें कानून बनाएगी। राज्य सरकारें कानून बनाएगी, जैसे पंचायत की व्यवस्था हर राज्यों में अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर 3 स्तरीय हो सकती है, 2 स्तरीय हो सकती है ना, या 4 स्तरीय हो सकती है, 1 स्तरीय हो सकती है कि हमने सिर्फ गांवों में ग्राम पंचायत बना दी। ठीक है, और बाकी सभी किसके अंदर कर दिया, जिले के अंतर्गत कर दिया, ऐसा। तो सभी प्रावधान को हर राज्य अपने हिसाब से अलग अलग सेट कर सकता है ना। तो इसमें शुरुआत में कितने विषय थे, 66 विषय थे है ना, 66 थे। इसमें से कुछ विषयों को हटाकर क्या कर दिया गया, इस अनुसूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, किसमें, समवर्ती सूची में, जिसके ऊपर यहाँ पर राज्य बनाती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है, और यहाँ पर समवर्ती सूची तीसरी सूची है जिसके अंतर्गत विषय केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। इसके ऊपर कुछ भी जो भी प्रावधान होंगे, वो प्रावधानों पर जो भी निर्णय होंगे या फिर जो भी नियम बनाए जाएंगे वो कौन किसके द्वारा बनाए जाएंगे, दोनों सरकारों द्वारा। केंद्र भी बना सकती है अपने हिसाब से और राज्य भी अपने हिसाब से बना सकती है। परंतु यदि विषय समान है, यदि एक ही सब्जेक्ट पर, यदि हम बोलते हैं पंचायत पर केंद्र सरकार ने भी बनाया और राज्य सरकार ने भी बनाया, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही अपने प्रावधान बनाए, तो केंद्र के प्रावधान क्या होंगे, केंद्र सरकार के कानून है ना, केंद्र सरकार का कानून क्या हो जाएगा, हाँ। तो यदि केंद्र सरकार ने बनाया, राज्य ने भी बनाया, तो राज्य का कानून वहां पर लागू नहीं होगा, वहां पर किसका लागू होगा, केंद्र सरकार का लागू होगा। ठीक है, जब हमने संविधान में अनुसूची डाली थी तब इसमें 47 विषय थे, और वर्तमान में इसमें कितने विषय है, 52 52 विषय इसके अंदर वर्तमान में शामिल है। ठीक है, ये हमारी 3 सूचियां थी है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे चलते हैं, 43वां संविधान संशोधन, 43rd अमेंडमेंट। ठीक है, न्यायिक समीक्षा रिट जारी करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय है ना और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश क्षेत्राधिकारों को पुनः व्यवस्थित कर दिया गया। ठीक है, पुनः व्यवस्थित करके क्या कर दिया गया, वापस से उन्हें किस चीज की, उनकी रिट जारी करने की शक्ति जो हमने बात करी थी 32 में और 226 में है ना, ये रिट जारी करने की शक्ति वापस क्या कर दी गई, बहाल कर दी गई। इनसे जो भी प्रावधानों को किया गया था, कम किया गया था, वो प्रावधानों को वापस लौटा कर क्या कर दिया गया, संविधान के अनुसूचियों सॉरी संविधान के रिट जो है, रिट की शक्तियां जो है उसको वापस दे दिया गया, किसको, हमारे न्यायालय को। ठीक है, उसके बाद मतलब कौन से संविधान में दिया था, 42वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किए गए थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को क्या कर दिया गया, पलट दिया गया। ठीक है, मतलब एक ही, मतलब कितना समय लगा उसको, है ना, 76 है ना, 76 में किया गया था, 1976 में किया था 42वां संविधान संशोधन हमारा, है ना, 76 में किया गया था। और 77 में क्या कर दिया गया, उन्हीं प्रावधानों को क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया अगले संविधान संशोधन में, है ना। उसके बाद आते हैं 44th अमेंडमेंट। यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन में
है ना। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जितनी भी चीजें की गई थी, मुख्य चीजों को यहाँ पर खारिज कर दिया गया या बदल दिया गया या फिर उसमें परिवर्तन कर दिए गए। ठीक है। जो लोकसभा और राज्यसभा में आपने देखा था कि हमने 5 साल से कितनी कर दी थी, 6 साल कर दी थी। ये कब कर दी थी, है ना, 1976 में हमने क्या कर दी थी, 5 साल से किस में कर दी थी, 6 साल में परिवर्तित कर दी थी। और वापस से आकर 78, है ना, 78, 1978 में 44th अमेंडमेंट 44वें संविधान संशोधन से वापस इसकी अवधि क्या कर दी गई, लोकसभा और हमारी लोकसभा की अवधि कितनी कर दी गई, 5 ही वर्ष कर दी गई। और विधानसभा की भी अवधि कितनी कर दी गई, 5 वर्ष कर दी गई। मतलब 42वें संविधान संशोधन के निर्णय को पलट दिया गया। संसद और राज्य विधानमंडल में कोरम की व्यवस्था पूर्ववत रखा गया। 42वें संविधान संशोधन में हमने देखा था कि वहां पर कोरम 1/10 को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और उस 1/10 को वापस 44th अमेंडमेंट में वापस रख दिया गया। मतलब 42वां संविधान संशोधन वहां पर वापस पलट दिया गया। संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों की खबरों को समाचार पत्रों में प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। कि मतलब लोकसभा में, जैसे लोकसभा में कुछ बातें हुई, है ना, और राज्यसभा में भी कुछ बातें हुई किसी बिल के ऊपर, कोई बिल पास हो रहा है, उसके कुछ प्रावधान हैं, वो क्या कर सकते हैं, इन प्रावधानों को और उनकी कार्यवाही को क्या किया जा सकता है, गुप्त रखा जा सकता है जनता को बिना बताए, है ना। क्योंकि कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं, है ना, जैसे रक्षा से संबंधित प्रावधान है, हमने रक्षा नीतियां हैं हमारी, कि रक्षा नीतियां सबको पता नहीं चले कि हम किस प्रकार की रक्षा नीति को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो जनरल चीजें बताई जा सकती है, एकदम डेप्थ में चीजें नहीं बताई जा सकती। ठीक है। तो उन चीजों को गुप्त रखने का प्रावधान इनके पास है, समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जा सकता है, संवैधानिक संरक्षण उसको दे दिया गया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने और वापस भेजने के राष्ट्रपति को शक्ति दी गई। मतलब यदि कैबिनेट ने कुछ बात कही है ना, कुछ बात कही है, जैसे आपातकाल लगाने की, है ना, आपातकाल लगाने के लिए, इमरजेंसी लगाने के लिए यदि कैबिनेट ने कहा है, तो वो वापस उस प्रावधान को लौटा सकता है। वो सोचेगा कि पुनर्विचार करने के लिए, है ना, यहाँ पर बिल की बात नहीं की जा रही है, कोई सी भी सलाह यदि राष्ट्रपति को दी गई है, तो वो उस सलाह को क्या बोल सकता है कि कैबिनेट एक बार और उस पर विचार करे, है ना, वापस को राष्ट्रपति उसको वापस भेजकर कैबिनेट से विचार करवा सकता है, और कैबिनेट विचार करके उसे वापस भेज सकती है। ठीक है। उसके बाद यदि वो पुनर्विचार के बाद वापस भेजती है ना, तो राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है। यहाँ पर एक प्रावधान तो कम कर दिया गया, है ना, वापस लौटाने की शक्ति को दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान और जोड़ दिया गया, यदि पुनर्विचार करके लौटाया जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकता, है ना। 42वां संविधान 24वां संविधान संशोधन था यहाँ पर, उसके निर्णय को हमने यहाँ पर वापस से पलटा। ठीक है। उसके बाद आते हैं अध्यादेशों को जारी करने के संदर्भ में राष्ट्रपति, राज्यपालों एवं प्रशासकों, है ना, कि अंतिम संस्तुति को उपबंध को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अध्यादेश जारी कर सकते कौन कौन, राष्ट्रपति जारी कर सकता है, राज्यपाल जारी कर सकते हैं, प्रशासक मतलब क्या होते हैं, यूनियन टेरिटरी जो होती है वहां पर भी एक राज्यपाल ही होता है, उसको उपराज्यपाल बोलते हैं, उसको बोला जाता है उपराज्यपाल या फिर उस जगह का प्रशासक, है ना। क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते हैं मुख्य रूप से, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री नहीं होते, तो वहां का प्रशासक कौन होता है, उपराज्यपाल होता है, उसे प्रशासक भी बोलते हैं। तो ये क्या जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रावधान को जारी किया गया है, ये 44th अमेंडमेंट। और भी बातें हैं इसमें। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया, है ना। रिट के न्यायाधिकार क्षेत्र को क्या कर दिया गया, वापस दे दिया गया, है ना। वापस उनकी शक्तियों को, जैसी शक्ति पुरानी थी वैसी कर दी गई। 42वें संविधान संशोधन को पलट दिया गया वापस। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंतरिक अशांति के को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। आंतरिक अशांति को क्या है यहाँ पर डिफाइन नहीं किया हुआ है कि आंतरिक अशांति का मतलब क्या, ये क्या होता है, आंतरिक अशांति क्या होती हो सकती है, हो सकता है चुनावी अशांति हो, लोगों में अशांति हो, लोग सड़क पर आकर धरना कर रहे हो, पार्टियां क्या कर रही हो, कुछ विवाद कर रही हो, या फिर वहां पर दंगे फसाद हो रहे हो। तो ये आंतरिक अशांति, इसको सामान्य रूप से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, सामान्य हिसाब से इसे रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए,
एक राज्य के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगा दिया जाए, नहीं, उसे सशस्त्र विद्रोह, यदि वहां पर शस्त्र लेकर कोई विद्रोह कर रहा है ना, शस्त्र लेकर विद्रोह कर रहा है, तो वहां पर किया जा सकता है, आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा सकता है। यदि पूरे देश में किसी चीज को लेकर, जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था, वहां सशस्त्र विद्रोह चल रहा था उस आधार पर सभी क्षेत्रों को बंद कर दिया था, ठीक है। कभी ये किसान आंदोलन पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में फैल जाता, तो उस आधार पर, क्योंकि ये सशस्त्र विद्रोह हो रहा था, है ना, आपने दिल्ली में देखा ही सही, ठीक है, तो उस आधार पर लगाया जा सकता था, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की व्यवस्था की गई। यहाँ पर अब कैबिनेट बोलेगी कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाएगा, और कैबिनेट की सिफारिश की जाएगी, वहां पर तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, वो भी लिखित आदेश के आधार पर। कैबिनेट सबसे पहले राष्ट्रपति को लिखित आदेश देगी, लिखित आदेश पर राष्ट्रपति अपनी मोहर लगाएगा और राष्ट्रपति घोषणा करेगा कि हम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन तथा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में कुछ प्रक्रियात्मक सुधार किए गए, है ना, कुछ प्रक्रियात्मक सुधार किए गए। जैसे प्रक्रियात्मक सुधार में सबसे पहले सशस्त्र विद्रोह को बताया गया कि सशस्त्र विद्रोह मतलब क्या, कि मतलब किस आधार पर ये सब चीजें हो सकेगी, है ना, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह पहले कुछ भी मान लिया जा सकता था, है ना, कुछ भी दंगे फसाद हो रहे हैं तो क्या हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा देंगे, नहीं, उससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन सभी चीजों को प्रक्रियात्मक सुधार करके ठीक कर दिया गया वर्तमान स्थिति में। वर्तमान स्थिति में ये सब चीजें ठीक हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, है ना। उसे केवल एक विधिक अधिकार रखा गया, उसे केवल एक विधिक अधिकार ही बनाकर रख दिया गया, है ना। ये 300 में शामिल है, 300A के अंतर्गत इसको शामिल विधिक अधिकार बनाकर रख दिया गया है। अनुच्छेद अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा करने की व्यवस्था की गई, है ना, क्योंकि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, हमारा शिक्षा का अधिकार है, हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, गिरफ्तारी के विरुद्ध हमारे अधिकार है। तो इन अधिकारों को क्या कर दिया गया है, मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल से अलग कर दिया गया है। ऐसा नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल के समय यदि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो वो, यदि कोई व्यक्ति है किसी बहुत ही अर्जेंट काम से बाहर निकला हुआ है, तो कोई भी उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को हनन नहीं कर सकता। यदि बीमार है, अस्पताल जा रहा है, तो उसके प्राण में दैहिक स्वतंत्रता उसके पास है, और ये स्वतंत्रता उसको दी गई किसके आधार पर, 44 संविधान संशोधन के आधार पर उसे ये स्वतंत्रता दी गई। इसके पहले ये स्वतंत्रता नहीं थी। यदि कहीं पर कर्फ्यू लगा हुआ है तो आप बाहर नहीं निकल सकते, है ना, तब आपकी प्राण प्राण की स्वतंत्रता नहीं हुआ करती थी, ऐसा हुआ करता था, है ना। वहां पर गोली चालन के आदेश होते हैं, धारा 144 लगा दी जाती है, और भी बहुत सारे प्रावधान वहां पर लगा दिए जाते हैं ठीक है। आगे की व्यवस्था देखते हैं हम। उस उपबंध को हटा दिया गया, है ना, जिसने न्यायपालिका न्यायपालिका की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी, है ना। इनके जो चुनाव होते, है ना, निर्वाचन संबंधित, चुनाव संबंधित विवाद होंगे, तो राष्ट्रपति का चुनाव के संबंधित विवाद भी कौन देखेगा, हमारा न्यायपालिका देखेंगे। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसका प्रधानमंत्री, उनके अध्यक्ष। यदि इन सभी चुनावों में कुछ भी धांधली होती है, मतलब यहाँ पर पैसा देकर सांसदों को अपनी तरफ मिलाया जाता है, या फिर दल बदल किया जाता है, बाकी सब चीजें, इसका यदि जांच कौन करेगा, हमारा न्यायपालिका करेगा। यदि न्यायपालिका इस जांच को क्या मानता है, सही मानता है, और कभी जांच में प्रूव हो जाता है कि इसमें ये प्रावधान किए गए थे, रिश्वत दी गई थी, या फिर धांधली हुई थी, वोटिंग गलत हुई थी, बूथ कैप्चरिंग हुई थी, तो इनके चुनावों को रद्द किया जा सकता है। रद्द किए जाने का प्रावधान भी ये रखता है अपने पास में। आगे चलते हैं। उसके बाद 50वां संविधान संशोधन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। खुफिया संगठनों और सशस्त्र बलों के खुफिया सूचना हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति दी गई, है ना, क्योंकि ये जो इन विभागों में कार्य करते हैं,
उनके पास ये सब मौलिक अधिकार खुद स्वतंत्र रूप से विचरण करना और कहीं भी बस जाना और फिर दूसरी चीजें इनके लिए इतनी सामान्य नहीं होती है ना, इसलिए इनके मौलिक अधिकारों को थोड़े रूप से हटाया जा सकता है। उसके बाद आते हैं 52 52वां संविधान संशोधन 1985। महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण किस हिसाब से, दल बदल के आधार पर। यहाँ पर हमारा दल बदल कानून लाया गया। दल बदल कानून, इसके हम आया राम और गया राम ऐसा भी बोल सकते हैं, इस आधार पर इसको लाया गया। तो दल बदल मतलब क्या होता है, यदि दो पार्टियां हैं, दो पार्टियां हैं, इसके पास, इस पार्टी के पास बहुमत है और इस पार्टी के पास बहुमत नहीं है, ये बहुमत में है और इनने सरकार बना रखी है, तो ये होता है कि कुछ मिनिस्टर्स क्या करते हैं, कुछ जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, है ना, जो एमपी होते हैं वो दल बदल कर क्या हो जाते हैं, वो दल बदल कर दूसरे गुट में चले जाते हैं, दल बदल कर। और क्या होते हैं, ये तो निर्वाचित ही होते हैं, और सरकार क्या होती है, यहाँ बन जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लालच दिए जाते हैं, मंत्री पद का लालच दिया जाता है, रिश्वत दी जाती है पैसों के आधार पर, और भी अन्य चीजें यहाँ पर लुभा कर क्या क्या किया जा सकता है, कुछ मंत्रियों को या फिर कुछ सांसदों को अपनी तरफ मिलाया जा सकता है। यदि ये मिला लेंगे तो ये सरकार क्या हो जाएगी, ये गिर जाएगी, और ये सरकार क्या हो जाएगी, इनकी सरकार बन जाएगी। यदि सरकार ऐसी गिरती बनती रहेगी तो क्या हो जाएगी, हमारे देश में क्या हो जाएगी, हमारे देश में पॉलिटिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना, पॉलिटिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब हमारी राजनीति क्या हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी। राजनीति को स्थिर बनाए रखने के लिए दल बदल कानून ला दिया गया। इसमें पहले प्रावधान किए गए थे बहुत सारे अलग अलग, लेकिन उनको फिर परिवर्तित किया गया, है ना। संसद तथा विधानमंडल में सदस्यों के दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था। यदि कोई दल बदल कर इधर जाता है, जैसे 10 लोग दल बदल कर इधर चले गए, तो इनका चुनाव क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, ठीक है, उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, ठीक है, व्यवस्था की गई। तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए अनुसूची 10 को जोड़ा गया। इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ दी गई, हमारी अनुसूची 10 को जोड़ दिया गया, ठीक है। और इस अनुसूची को स्थायी रूप दे दिया गया। अनुसूची पहले अस्थायी थी हमारी, इससे पहले हमने देखा था सिक्किम को जोड़ने के लिए हमने 10वीं अनुसूची, है ना, 10 शेड्यूल हमने बनाया था, है ना, 10 शेड्यूल बनाया था, लेकिन हमने 10वीं अनुसूची को हटाया, वहां पर सिक्किम को हमने राज्य बना दिया, स्टेट बना दिया। लेकिन अब क्या कर दिया गया, स्थायी रूप से यहाँ पर एक प्रावधान लाया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया, और 10वीं अनुसूची को क्या कर दिया गया, स्थायी रूप दे दिया गया। मतलब अब 10वीं सूची यहाँ से हटेगी नहीं, है ना। और उसके अंदर किसको शामिल करते हैं, दल बदल, मतलब यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ से छोड़कर, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाता है, तो उसके निर्वाचन को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसे वापस से चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये प्रावधान इसमें दिए गए थे। देखो, दल बदल विरोधी कानून क्या होगा, है ना, कहाँ पर, 10वीं अनुसूची में, है ना, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून, है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। दल बदल क्या है, दल बदल करने वाले सदस्य को अयोग्य ठहराने संबंधित प्रावधानों को परिभाषित किया गया है ना। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद की लालच, मैंने पहले ही बोला था, राजनीतिक लाभ, कुछ भी राजनीतिक लाभ या फिर पद का लालच कि आपको मंत्री बनाया जाएगा, ठीक है, दल बदल दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देता है, ठीक है, मतलब उनको अयोग्य करार दे देगा, ताकि संसद में स्थिरता बनी रहे। जैसे मैंने बोला कि संसद में स्थिरता क्यों नहीं बनी हुई है, क्योंकि इसके कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, तो एक साल में कितनी बार सरकारें चेंज हो गई, किस किस की सरकार आती है, कभी इसकी चलेगी, कभी इसकी चलेगी, फिर तीसरी सरकार बन गई, ऐसा ऐसा कब तक चलेगा, ठीक है। तो पहले प्रावधान ये था कि यदि किसी पार्टी के 1/3 विधायकों ने विलय के पक्ष में मतदान किया है ना, तो उस पार्टी दूसरी पार्टी में विलय किया जा सकता है। एक पार्टी के यदि कुछ लोग बोल देते हैं कि हम 1/3, 1/3 लोग कभी उसमें बोलते हैं कि हम दूसरी पार्टी में मिलेंगे, तो उनका तो उनका क्या हो जाएगा, उनका चुनाव रद्द नहीं होगा, उनका चुनाव रद्द नहीं होगा, वो एज इट इज क्या होंगे, एमपी बने रहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए, ये बने रहेंगे, ये बने रहेंगे उसमें। लेकिन इस प्रावधान को क्या कर दिया आगे जाकर 2003 में इसको वापस हटा दिया गया। 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया, करना पड़ा, जिसमें व्यक्ति ही नहीं बल्कि सामूहिक दल बदल को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि इससे भी अस्थिरता आ रही थी, है ना, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा समूह, अभी तो यहाँ से 10-11 ही लोग जा रहे थे, 10-11 लोग जा रहे थे, अब यहाँ से कितना जाने लगा, यहाँ पर बात कर रहे थे हम किसकी, 1/3 लोगों की, 1/3
लोगों की यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो यदि 1/3 लोग सीधे सीधे इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, इनकी सरकार तो गिर ही जाएगी और यहाँ सरकार बन जाएगी, है ना। उस आधार पर अब यदि 1/3 भी लोग जाते हैं एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में, तो इनके चुनाव को खारिज माना जाएगा, इन्हें वापस से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब ये हारे या जीते, जो भी इनका हो, है ना, आगे चुनाव इनके कराए जाएंगे, लेकिन इनकी सदस्यता को खारिज उसी टाइम में कर दिया जाएगा। लेकिन दल बदल विरोध कानून जनता जनता का नहीं बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था अर्थात पार्टी राज को बढ़ावा देता है। दल बदल क्या हो जाता है, पार्टी राज को बढ़ावा देता है। पार्टी राज को कैसे बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि एक पार्टी के सदस्य है, अब ये पार्टी इनको लालच देगी तो ये सदस्य यहाँ आ जाएंगे, फिर ये पार्टी लालच देगी तो ये पार्टी राज बढ़ रहा है कि जिस पार्टी के सदस्य ज्यादा उसका राज, वो राज करेगा, है ना। तो यहाँ से बाद यदि वापस सदस्य छोड़ के दूसरी तरफ चलेगा तो उसका राज आ जाएगा, वो राज करने लगेगा। इस आधार को खत्म करने के लिए लाया गया। दुनिया में कई परिपक्व लोकतंत्रों में दल बदल विरोधी कानून जैसी व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे जगह दल बदल विरोध जैसी व्यवस्था नहीं है। भारत के संविधान में इसे रखा गया है और लाया गया है अच्छे प्रावधानों के लिए, जिससे हमारी राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। आगे चलते हैं 61वां संविधान संशोधन। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को 21 से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन, ऐसे याद रखें। 61, 61वां संविधान संशोधन। 21, 21 से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। ठीक है, तो 18 कर दिया मतलब 89 में क्या कर दिया, 18 कर दिया, 18 कर दिया, है ना। किसको, पहले मतदान करने वाले व्यक्ति कितने थे हमारे, सिर्फ 21 वर्ष तक की उम्र वाले, 21 वर्ष तक की उम्र के मतदान कर सकते थे। लेकिन अब अवस्था को, युवा अवस्था किसको मान लिया गया, 18 वर्ष को, और ये मतदान कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लगभग कुछ कई लाख जो व्यक्ति थे, जो कहाँ से 21 से लेकर 18 के बीच में थे, ये लाखों व्यक्ति क्या हो गए, चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो गए। चुनाव में युवा और शामिल हो गए, मतलब युवाओं का दबदबा चुनाव में और ज्यादा बढ़ गया है यहाँ से लेकर, है ना। तो चुनाव प्रक्रिया और, क्योंकि यदि युवाओं की बात करें तो ये थोड़ा आजकल शिक्षित युवा है, शिक्षित युवा अपना दिमाग लगाता है, किसे चुना जाए किसे नहीं चुना जाए, बहुत सारे प्रावधानों को देखकर चलते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आप भी वैसे ही करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप भी सभी प्रावधानों को देखेंगे, एक तरफा लहर में नहीं बहेंगे, है ना। उस आधार पर ही अपना वोट, है ना, जो 18 कर दिया गया है उसमें आप शामिल है, आप भी युवा है और आप अच्छे से वोट करेंगे। ठीक है, देश का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया गया, 25 जनवरी को माना जाता है ना। कब माना जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को, जिसकी शुरुआत भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना, है ना, स्थापना के संदर्भ में 2011 से की गई। मतलब 2011 से हम क्या बनाते हैं, हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाते हैं। ध्यातव्य है कि 25 जनवरी 1950, है ना, 1950 को स्वतंत्र भारत के पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था, है ना। 25 तारीख को ही निर्वाचन आयोग हमारा क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था, और उसी अस्तित्व में आने के कारण हमने क्या करा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इस दिन को हम लागू करते हैं और मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एक फैक्ट पॉइंट है सीधा सीधा। आते हैं 65वां संविधान संशोधन। ST SC के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। ठीक है ना। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हमने क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय आयोग, और उसके विशेष अधिकारी के एक के स्थान पर एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। इसको हम अगले दूसरे सेक्शंस में पढ़ेंगे, जिसमें हम इनके बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे अलग से, है ना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में, जो आयोग हमारे MPPSC में नए जुड़ चुके हैं, उसमें हम इसको देखेंगे। आगे चलते हैं 69th, है ना, 69th अमेंडमेंट 1991, 1991 में 69वां संविधान संशोधन किया गया। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, है ना, दिल्ली को विशेष दर्जा देने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित
किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। अब ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसमें कुछ राज्यों के कुछ जिलों को शामिल कर दिया गया, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश प्लस राजस्थान प्लस हरियाणा, इसके इनके कुछ जिलों को शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर राजस्थान से दो डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। दिल्ली से लगा हुआ राजस्थान नहीं है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसको शामिल कर रखा है हमने, राजस्थान के दो जिलों को शामिल किया हुआ है। और इसी पूरे समग्र क्षेत्र को, पहले दिल्ली क्षेत्र इतना ही था, छोटा क्षेत्र था, लेकिन कुछ क्षेत्र हरियाणा का इसमें मिला लिया गया, फिर यहाँ से कुछ क्षेत्र यूपी का इधर से मिला लिया गया, ऐसा। और फिर उसके बाद यहाँ से राजस्थान के दो क्षेत्रों को और मिला लिया गया, ठीक है। ऐसा करके पूरी तरीके से ये क्षेत्र क्या बन गया, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर बना दिया गया। कब बनाया गया, 69th अमेंडमेंट 1991 में इसको बना दिया गया। दिल्ली के 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, ठीक है। विधानसभा भी यहाँ पर बना दी गई और यहाँ पर मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था की गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, ठीक है। यहाँ पर आपको भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पर 8वीं अनुसूची के लिए, ठीक है। तो 71वें संविधान संशोधन के बारे में क्या बोला जाएगा कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, है ना। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ऐसे याद रखें, कोंक मणि नेपाली, कोंक मणि नेपाली, ऐसे याद रखेंगे। 2-3 बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया, है ना। 8वीं अनुसूची में शामिल करते ही कितनी भाषाएं हो गई यहाँ पर, कुल 18 भाषाएं हो गई, है ना। 18 भाषाएं हमारी यहाँ पर शामिल हो चुकी है, ठीक है। उसके पहले एक भाषा और थी हमारे यहाँ, सिंधी को शामिल किया गया था 1967 में यहाँ पर सिंधी को शामिल किया गया। ये अमेंडमेंट भी हम देख चुके हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है, यहाँ पर भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची सूची में कितनी, कुल 22 भाषाएं शामिल है, 22 भाषाएं अभी वर्तमान में इसमें शामिल है। इसके बाद और भी भाषाएं, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा को 1952 में शामिल किया गया और 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बोडोमैस, ऐसे याद रखें, बो डो मै और संथाली सब, बोडोमैस, ऐसे याद रखेंगे, बोडोमैस, है ना। तो बोडोमैस कब शामिल की गई हमारी, 2003 में, 2003 में 4 भाषाएं शामिल की गई। फिर उसके बाद हमने देखा था कोक मणि नेपाली, कोक मणि नेपाली हमारा कब किया गया, 1992 में इसको शामिल कर लिया गया। 1992 में हमारी भाषा को कि 3 भाषा शामिल की गई, आगे जाकर हम 2003 वाले संशोधन में भी देखेंगे। लेकिन शुरुआत की बात की जाए, तो हमारे संविधान में मात्र 14 भाषाएं थी, मात्र 14 भाषाएं थी, जैसे असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन्हीं भाषाओं को हमारे संविधान में जगह दी गई थी 14 में। और इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाओं को शामिल करने के प्रावधान है ना। कम से कम ये लगभग भाषाएं 30 से 40 भाषाएं हो जाएगी यदि हम उन भाषाओं को भी शामिल कर लेते हैं, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर देते हैं। ये मुख्य रूप से ये सभी भाषाओं की लिस्ट दी हुई है, सभी भाषाएं। और यहाँ पर भाषाएं कौन सी कब शामिल की गई, 1992 में इनको शामिल किया गया, 2003 में इन 4 को शामिल किया गया, 67 में हमारी सिंधी भाषा को शामिल किया गया था, एकमात्र भाषा थी सिंध, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यहाँ पर इसके अंतर्गत पंचायत के नाम से एक नया भाग, कौन सा भाग, भाग 9 भाग 9 जोड़ा गया, है ना। पंचायत के नाम से भाग 9 जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले हमारे पास संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। फिर उसके बाद हमने कौन सी जोड़ी, एक और नई जोड़ी। ये हमारे शुरुआत की बात है ना, हमारा संविधान शुरू हुआ था तब। फिर उसके बाद हमने कौन सी जोड़ी, नवी, जिसके अंदर कोई भी प्रावधान डाल दिया जाए तो वो न्यायिक समीक्षा से दूर हो जाता है। लेकिन अब वैसा नहीं रहेगा,
तो उसके बाद दल बदल के लिए हमने 10वीं जोड़ी, और 11वीं हमने जोड़ी किसकी, पंचायत के लिए। 11वीं अनुसूची हमने किसके लिए जोड़ी, पंचायत के लिए। इसी के बाद ही 74वां संविधान संशोधन देखेंगे हम, 74th अमेंडमेंट। तो उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ दी जाएगी हमारे कौन से, नगरीय निकाय, नगरीय निकायों को उसमें शामिल कर दिया जाएगा। जैसे हमारी नगर निगम हो गई, नगर पालिका, नगर निगम, उसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। भाग कितने, कौन से भाग में, भाग 9 में शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत को 29 कार्य दिए गए। पंचायत को क्या दिया गया, 29 कार्य देकर क्या कर दिया गया कि ये 29 कार्य जो है ये पंचायत करेगी। है ना। प्रधानमंत्री इस समय थे हमारे पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में इसे अंजाम दिया गया। है ना। आ, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण डेट, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। कब, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों की चर्चा 243 अनुच्छेद कितने में दी करी हुई है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत की व्यवस्था की गई है। भाग 9 में पंचायतें नाम के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 या फिर 243 ओ तक पंचायती राज के संबंध में दिए गए। 243 ओ तक हमारे दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए हुए हैं, ओ तक या ण तक दिए हुए हैं। ये प्रावधान हमारे किससे संबंधित है, सीधे सीधे पंचायती राज से। पंचायत कैसे बनेगी, पंचायतों के चुनाव, पंचायतों के काम, पंचायतों की संरचना कहाँ पर पंचायत होगी, पंचायतों के स्तर, ये सभी चीजें, ये सभी प्रावधान किसमें दिए गए, इन्हीं आर्टिकल्स के अनुसार दिए गए। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची दी गई। ठीक है। सामान्य रूप से था ये तो। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन, ये हमारे स्थानीय निकायों के बारे में बात करता है। स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जैसे अब हमारे पास नगर निगम है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, क्योंकि ये हमारे संविधान में, हमारे संविधान नहीं, हमारे जिलों में स्वच्छता की व्यवस्था और ये सभी करेंगे। है ना। और छोटे छोटे मुद्दों को जिले में जो है उन प्रावधानों को निपटाएगी। है ना। इसीलिए एक निकाय की आवश्यकता थी, और हमने स्थानीय निकायों को बना दिया गया, उन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। उन्हें 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, और भाग 9 क ए, 9 क या ए के से एक नया भाग जोड़ दिया गया। जैसे भाग 9 जोड़ा गया तो पंचायती राज, और 9 ए जोड़ा गया तो स्थानीय निकायों के बारे में हमारे प्रावधान दिए गए। है ना। इन्हें क्या बोला गया है, नगर पालिका कहा जाता है। है ना। इसके लिए हमने क्या करा, एक अनुसूची भी जोड़ी, कौन सी, 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची हमने पंचायत से जोड़ी थी। ठीक है। 12वीं अनुसूची हमने जोड़ी स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय के लिए हमने 12वीं अनुसूची का सहारा लिया, और 12वीं अनुसूची हमने इसमें जोड़ दी गई, जिसके अंतर्गत कितने शामिल किए गए थे, 18 विषय। उधर कितने विषय शामिल किए गए, 29 विषय। है ना। 29 विषयों पर काम कौन करेगा, पंचायत करेगी। और इन 18 विषयों पर कार्य कौन करेगा, जैसे सीवेज लाइन को के बारे में देखना, सड़कों के बारे में देखना, नगर निगम करेगी। जिला की सड़कों के बारे में, स्ट्रीट लाइट हो गई, सफाई हो गई, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, सीवेज लाइन्स हो गई। ये सभी प्रावधान कौन देखने वाला है, हमारे हमारे देखने वाली है नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम, जो भी उस क्षेत्र में उस जनसंख्या के आधार पर बनाई जाएगी। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके तहत अनुच्छेद कौन कौन से जोड़ दिए गए, वहां पर न था। फिर उसके बाद कहाँ से जोड़ दिए गए, त से लेकर, है ना, त या पी से लेकर ये छ तक, ZG तक हमारे प्रावधान इसके अंतर्गत जोड़ दिए गए। है ना। इसके आगे भी प्रावधान जुड़ेंगे आगे। है ना। 2011 में, 2011 की बात करेंगे हम, तो उसमें और प्रावधान इसके अंदर जुड़ जाएंगे जो इससे संबंधित नहीं है, वो और भी समितियों से संबंधित है ना। नगर पालिका से संबंधित उपबंध किए गए। नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं का गठन किस में दिया हुआ है, थ या क्यू में दिया हुआ है। नगर पालिकाओं को 3 स्तरों में उपबंध किया गया है। ठीक है। 3 स्तर इसके बनाए जाएंगे। है ना। वैसे उसमें भी त्रिस्तरीय हमारी कौन सी थी, त्रि त्रिस्तरीय हमारी पंचायत थी, और त्रिस्तरीय हमारी क्या है,
नगर पालिका भी बना गई। नगर निगम नगर पंचायत, सॉरी, नगर पंचायत सबसे पहले। तो नगर पंचायत ऐसे संक्रमण क्षेत्र में गठित की जाएगी जो गांव से शहर में परिवर्तन की ओर है, गांव से शहर बनने के लिए हो। मतलब शहर से लगे हुए हिस्से, है ना, शहर से लगे हुए हिस्से, जैसे इंदौर का क्षेत्र है ना, इंदौर से लगे हुए क्षेत्र जितने भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहाँ कृषि हो रही है, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो इसी क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं, ऐसा, ठीक है। अब वो डेवलप हो रहे हैं क्योंकि इंदौर के आसपास है, ऐसे क्षेत्र है जैसे पीथमपुर यहाँ पर हो गया, आसपास का इलाका, पीथमपुर का क्षेत्र हो गया, जो धार क्षेत्र के अंतर्गत तो आता है, पीथमपुर धार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन मुख्य रूप से इंदौर से ज़्यादा सटा हुआ है, और यहाँ पर पूरी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं इंदौर से ही संबंधित होती है। ये पीथमपुर है, पूरा ट्रेडिंग यहाँ से इंदौर से मुख्य रूप से उसकी होती। तो संक्रमणशील क्षेत्र जो गांव से शहर बनने वाले हैं वहां नगर पंचायत हो। उसके बाद क्या होगी, यहाँ पर होगी नगर पालिका परिषद। छोटे शहरों के लिए, छोटे शहर नगर नगर पालिका परिषद होगी, और लघु नगरीय क्षेत्रों के लिए, छोटे छोटे नगर क्षेत्र होते उनके लिए, है ना, जैसे ये क्षेत्र डेवलप हो जाएंगे तो उनके अंदर क्या आ जाएगी, ये गांव से यदि जब ये क्षेत्र शहर बन जाएंगे अच्छे खासे, तब उनके अंतर्गत इनको शामिल कर दिया जाएगा। उसमें अब फिर काम कौन करेगा, नगर पालिका परिषद करेगी। फिर नगर निगम, बड़े नगरीय क्षेत्र महानगरों में ये काम करती है, जैसे कहाँ पर हो गया, दिल्ली हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ काम करता है ना, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, ये क्षेत्रों में कौन काम करता है, नगर निगम काम करती है। बड़े क्षेत्र हैं, बड़ी जनसंख्या वाले हैं, अच्छे क्षेत्र हैं, है ना, उनके लिए काम करेगी हमारी नगर निगम, ठीक है। ये किससे संबंधित प्रावधान थे, 74वां संविधान संशोधन 1992 स्थानीय निकायों से संबंधित। आगे देखते हैं 77वां संविधान संशोधन, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। उस संशोधन से प्रोन्नति के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा। फिर 80वां संविधान संशोधन 80, है ना, इस संशोधन के तहत केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे का वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था में 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई। किसके आधार पर, 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी कि केंद्र करों और शुल्कों का 29% राज्य के बीच बांट दिया जाएगा, है ना। हमारी कर व्यवस्था से संबंधित था, कर व्यवस्था से संबंधित हमारा 101 अमेंडमेंट भी है ना, याद रखें, जीएसटी, इसने भी हमारी कर व्यवस्था में सुधार किया था, और 80वें संविधान संशोधन ने भी कर व्यवस्था में सुधार किया, जिससे राजस्व राजस्व का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य किया जाने लगा। ये हमारा एक और प्रावधान था, है ना। 84वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, 84th अमेंडमेंट की। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारण पर, है ना, सीटों के पुनर्निर्धारण पर अगले 25 वर्षों, मतलब अगले 25 वर्षों 2026 तक, है ना, तक के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया। हमने इसके पहले देखा था 42वें संविधान संशोधन के टाइम पे, मैं आपको बता ही चुका था कि वहां पर एक आयोग बना था 202 परिसीमन, 2002 में भी एक परिसीमन आयोग आएगा। परिसीमन आयोग वहां पर क्या करेगा, परिसीमन के लिए अपनी सिफारिशें देगा, और उस आधार पर क्या हो जाएगा, आगे हम इसको वापस क्या कर देते हैं, 2001 के आधार पर 25 वर्षों के लिए फिर बढ़ा देते हैं। अब जाकर 2026 में जो चुनाव होने वाले, 2026 के बाद जो चुनाव होंगे वो किस आधार पर होंगे, जनगणना के आधार पर, जो 2021 में की जाएगी, है ना, 2021 की जनगणना के आधार पर अगला परिसीमन 2026 में किया जाएगा। और वो भी होगा कि नहीं, कि या फिर इस प्रावधान को और संशोधित करके आगे बढ़ा दिया जाएगा इसके लिए संशोधन भी हो सकता है। अभी तक तो फिलहाल आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये है अप्रैल 2021, अप्रैल 21 का समय है ना, अप्रैल 21। अभी तक तो कोई भी जनगणना नहीं हुई, क्योंकि अभी हम कोरोना वायरस से ही जूझ रहे हैं, इसीलिए अभी सभी प्रावधानों को ठंडा रखा गया है। अभी तो जनगणना के लिए कोई प्रावधान नहीं आया है, शायद से जनगणना लेट ही होगी इस साल, है ना। इसे 2020-21 में हो जानी थी, 2020-21 में जनगणना हो जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी ने सबको रोक रखा है। ये प्रावधान आगे जाकर होंगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर बात करते हैं अपन आगे,
लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक वही रखी गई है ना, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्निर्धारण की युक्तिकरण 2000 नहीं 1991 की जनगणना के आधार पर की जाएगी। मतलब देखो, है ना, 1991 में अभी तक चेंजेस हुए हैं क्या? नहीं हुए, है ना। यहाँ से बात करते हैं 1971 में सीधे सीधे क्या शिफ्ट कर दिया गया था कि 2001 में हम 2000 में हम कुछ प्रावधान करेंगे। 2000 तक में हमने बढ़ा दिया, 2000 तक के लिए बढ़ा दिया, लेकिन फिर इसको वापस और कहाँ तक कर दिया गया? 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब हमने अलग अलग आधार बना दिए गए। 1991 में भी प्रावधान किए जाने थे सुधार के, है ना, परिसीमन किया जाना था, मतलब विधानसभा की सीटों में जनसंख्या के आधार पर परिवर्तन होना था, लेकिन नहीं हुआ। अब ये किसमें 2000 में होना था, 2000 की जनगणना के आधार पर, वो भी नहीं हुआ। अब 2026 में 2021 की जनगणना के आधार पर होना है, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुई है, उस आधार पर परिसीमन संभव नहीं हो पा रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। 84वां संविधान संशोधन 84th अमेंडमेंट की बात, 86 सॉरी 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया हमारा, है ना। अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21 ए के तहत हमने पहले ही बताया था आपको, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है ना। कितना? अनुच्छेद 21 के तहत हमारा मौलिक अधिकार बना दिया गया। यदि ये मौलिक अधिकार बन गया तो मतलब आपात में भी, आपात की स्थिति में भी इसको क्या किया नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। आपात में भी ये भी यह लागू होगा, आप शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 20 और 21 को, अनुच्छेद 20 और 21 को आपात में हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, वही प्रावधानों के आधार पर शिक्षा के अधिकार को भी इसके अंतर्गत डाल दिया गया है। आपात में भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया। अनुच्छेद 45 में भी शिक्षा का अधिकार है, उसकी विषय वस्तु को में भी परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 21 ए में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। ठीक है, 21 ए के आधार पर हमारे हमने शिक्षा को भी, शिक्षा का भी एक प्रावधान मौलिक कर्तव्यों में जोड़ दिया गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हमारे होते हैं उसमें भी एक प्रावधान जोड़ दिया गया कि आपके माता पिता की ही माता पिता को ऐसे कृत्य करने की जिससे बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके, यहाँ दिया हुआ है, हम आगे पढ़ लेते हैं इसको। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब जीवन मतलब उसको मारा नहीं जा सकता, फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता, गोली नहीं मारी जा सकती, सार्वजनिक फांसी नहीं दी जा सकती, कुछ नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब उसको व्यक्तिगत रूप से उसके ऊपर निगरानी नहीं रखी जाएगी, उसके फोन टेप नहीं किए जाएंगे, उसके ऊपर बार बार जांच नहीं की जाएगी, वो स्वतंत्र रहेगा जैसे आप आपके घर में स्वतंत्र रहते हैं। उस आधार पर तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी कहाँ पर है? यहाँ पर खड़क सिंह वाला मामला आया था, उस आधार पर यहाँ पर ये प्रावधान किए गए। अब इसी के अंतर्गत ए जोड़ दिया गया, प्रावधान हमारा ए है, राज्य 6 से 14 वर्ष, कहाँ से? 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति से जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। राज्य को यहाँ पर बोल ही दिया गया है ना कि यहाँ पर क्या किया जाए, शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान कर दिए गए। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख, शिक्षा उपबंध, राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ये हमारा कौन सा है? यह आर्टिकल हमारा 45 की भाषा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 51 ए में क्या शामिल कर दिया गया है? मैंने बताया था आपको, माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे, है ना। माता पिता जो है ना, वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, कहाँ से? 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक। ये कर्तव्य है माता पिता का, कर्तव्यों में जोड़ दिया गया है। अब माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वो क्या दे? बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। कौन से? 86वां संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट 2002 में ये प्रावधान
लेकर आए। शिक्षा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें इस समय आई थी, बहुत सारे हमारे वो बने, कानून बने, उस आधार पर बहुत सारे नीतियाँ बनी, है ना, उन नीतियों के आधार पर सब चीज़ें की गई। आगे बढ़ते हैं हम। 87वां संविधान संशोधन 86। राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण के आधार पर 2001 की जनगणना को बनाया गया। इसके पहले 84वें संविधान संशोधन के तहत 1991 तक जनगणना के आधार को बनाया गया था। है ना, राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र, मैंने अभी भी आपको बता दिया, राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र, सीटों का आवंटन, है ना, जिस आधार पर विधानसभा चुनाव होंगे, उसका प्रावधान क्या किया गया था तब 1991 84वें संविधान संशोधन के आधार पर 1991 में किया गया था। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, 2001 आगे बढ़ाकर कर दिया गया कि 2001 के प्रावधान के आधार पर ही परिसीमन राज्यों में भी होगा। राज्यों में परिसीमन पहले 91 के आधार पर हो रहा था, अब 2001 के आधार पर होगा। ये प्रावधान इसमें जोड़ दिए गए। नॉर्मल सामान्य सा है संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, है ना, को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। अनुसूचित जाति अलग, अनुसूचित जनजाति और राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय आयोग को विभाजित कर दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 388 में शामिल करेगा, 388 में शामिल कर दिया गया। और अनुसूचित जनजाति आयोग को शामिल कर दिया गया 388A में, है ना। ये है SC और ये ST, है ना। SC ST के लिए अलग अलग दोनों आयोग बना दिए गए और आयोगों को हमने 388 और 388A में शामिल कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी पूछा जा रहा है, आयोग आ चुके हैं, है ना। तो ये आयोग जो अभी बने हैं, है ना, उनको 2003 में इनका प्रावधान किया गया और इनको बना दिया गया आगे जाकर। ठीक है, तो इनसे संबंधित भी पूछा जाएगा। आयोग हमारे हैं, हम आयोग वाले चैप्टर में हमारी और वीडियोस बनेगी आयोग वाले चैप्टर में, आप उसमें देखिएगा। यहाँ पर हम सब आयोग को कवर, कम से कम 15 से 18 आयोग है वो कवर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये वाला लेक्चर खत्म होता है। हमारे संविधान संशोधन का तीसरा भाग भी आएगा, और तीसरे भाग में इससे आगे के संविधान संशोधन और उनसे जुड़े सभी प्रावधान को हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ बने रहिए, बीबीजे एजुकेशनल हब के साथ बने रहिए। मैं अंकित बिंजवा विदा चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद।